हेलो हेलो एवरीवन। मैं प्रशांत और आज मैं बात करने वाला हूं अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर के बारे में। मुझे पता है कि आप लोगों के पास बहुत सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए। आप लोगों के पास काफ़ी सारी कोचिंग्स का मटेरियल है पढ़ने के लिए, यूट्यूब के लेक्चर्स भी हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं क्यों लेके आया हूँ। तो इसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि दो तीन कोचिंग्स के साथ एज ए कंटेंट राइटर काम करके पता चला है कि उनको बहुत सारा मटेरियल डालना है और उनको बेसिकली फोमो से बचना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि जब आपका एग्जाम होता है तो कोई भी क्वेश्चन उनके कंटेंट से बाहर ना चला जाए, ये डर रहता है उनको। और यूट्यूब पर भी सेम दिक्कत आती है और वहाँ पर लोग व्यूज बढ़ाने की बात करते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए जो भी परफेक्ट कंटेंट होना चाहिए या जिसकी रिलीवेंसी होनी चाहिए अपने एग्जाम के लिए, ओनली उसी की बात करनी है। एक्चुअली में आपने देखा होगा कि मोस्टली एस्पिरेंट्स को पता भी नहीं होता है कि हमारे लिए एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और कंटेंट इतना सारा होता है कि वो कुछ छोड़ना भी नहीं चाहते। और लास्ट में जब एग्जाम आता है तो पता चलता है कि उनके लिए कंटेंट बहुत सारा हो गया है और रिवाइज नहीं हो पाता कम्प्लीटली। ये मोस्टली लोगों के साथ दिक्कत है। तो मैं यहाँ पर बहुत कम कंटेंट देने वाला हूँ। लगभग 1 घंटे से भी कम का ये वीडियो रहेगा जिसमें आपका पूरा अक्टूबर का करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगा। तो और जैसे कि कोचिंग के साथ काम करके पता चला है कि अगर कहीं पेड़ भी हिल रहा है, कहीं पत्ता भी टूट रहा है, तो वो उसको भी कवर कर देते हैं अपने कंटेंट के अंदर। कोई छोटी सी घटना है जिसका हमारे लिए कोई ज़्यादा रिलीवेंसी नहीं है, वो उसको भी कवर कर देते हैं। और जब उनसे आप पूछने बैठो कि कोई भी सर या मैम है कि हमारे लिए इसकी क्या रिलीवेंसी है, तो उनका बचने का एक सीधा सा एक एक्चुअली रहता है कि क्या पता इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। तो जो क्या पता वर्ड है वही उनके कंटेंट को बढ़ा रहा है और सेम यूट्यूब पर हो रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे लिए जो भी रिलीवेंट है, जो भी काम का है, ओनली अपन उसी की बात करेंगे। और 1 घंटे से कम का लेक्चर है उसमें कवर हो जाएगा ये। चलिए तो शुरू करते हैं। सर में कुछ नहीं है, बेसिकली एक ये डाटा है जो कि 43 कैंसर रजिस्ट्री से कलेक्ट किया गया है और ये डाटा 2015 से लेकर 2019 तक का डाटा है, लगभग 4 सालों का। इस डाटा के अंदर लगभग 7 लाख के अराउंड केस रजिस्टर किए थे जिसमें 2 लाख के आसपास केसेस में डेथ देखने को मिली है। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कैंसर रजिस्ट्री एक्चुअली में होती क्या है। तो ये क्या है कि कुछ एजेंसीज होती हैं जो कैंसर के डाटा को स्टोर करती हैं और उसको मैनेज करती हैं। और एक ये ट्रेंड को स्टडी करती हैं कि ट्रेंड क्या होता है कि पर्टिकुलर किस टाइप का कैंसर है, जैसे ओरल कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया या लंग कैंसर हो गया। अब ये पर्टिकुलर टाइप में देखेंगे कि कितने केसेस में रिकवरी हो रही है और कितने केसेस में डेथ हो रही है। तो ये सारे टाइप के जितने भी कैंसर हैं उनमें ये रिकवरी, डेथ और एक और देखते हैं कि उनकी किसमें पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है ट्रीटमेंट देते हुए। और साथ में ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं कैंसर को रोकने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वो सच में कारगर हैं या ओनली वो पेपर पे ही रन हो रहे हैं या पेपर पे ही वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अब कैंसर रजिस्ट्री से इस डाटा को करेंगे आर-एन-डी सेक्टर में सेंड करेंगे। आर-एन-डी का मतलब हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वहाँ इनके ऊपर होती है रिसर्च। रिसर्च होने के बाद पता चलता है कि पर्टिकुलर कोई भी टाइप का कैंसर हो गया तो वहाँ देखते हैं कि उनके लिए क्या मेडिसिन या क्या वैक्सीन डेवलप की जा सकती है। अब इस डाटा को थोड़ा अपन जेंडर प्रोपोर्शन के हिसाब से देखते हैं कि महिलाओं के अंदर कितने केस हैं और मेन के अंदर कितने केस हैं। तो अब महिलाओं में देखोगे 51% के अराउंड केस रजिस्टर्ड हुए हैं और जिनमें से 45% के अराउंड डेथ देखने को मिली है अपन को। वहीं आप पुरुषों की बात करोगे तो उनमें 49% के अराउंड केस रजिस्टर्ड हुए हैं लेकिन 55% केसेस में डेथ हुई है। तो आप यहाँ पर कंपेयर करके देखोगे तो मेन के केसेस में डेथ ज़्यादा देखने को मिली है अपन को। महिलाओं में डेथ कम होती है। उसका रीज़न है महिलाओं में डिटेक्शन अर्ली हो जाता है, मतलब जल्दी डिटेक्शन हो जाता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी बीमारी का, किसी भी प्रॉब्लम को अपन जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करके उसको रिकवरी करना पॉसिबल है। अब अपन मेन की बात करते हैं कि मेंस में क्या है, सबसे ज़्यादा लंग कैंसर देखा जाता था। लेकिन अब ओरल कैंसर ने उसको ओवरटेक किया है। उसके पीछे रीज़न या कॉजेज़ हो सकते हैं कि पान मसाले प्रोडक्ट्स का यूज़ करना, तम्बाकू प्रोडक्ट्स का यूज़ करना, सेवन करना और स्मोकिंग करना। तो ये ओरल कैंसर का एक कॉजेज़ हो सकता है मेन के अंदर। और जबकि सबको पता भी है कि स्मोकिंग भी करते हैं वो, गुटखों का सेवन भी करते हैं। अब अपन रीजन वाइज़ देखते हैं तो कैंसर के केस सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट रीजन में रजिस्टर्ड किए गए हैं। वहाँ पर आप देखोगे कि सर्वाइकल कैंसर और लंग कैंसर सबसे ज़्यादा देखा गया है विमेन के अंदर। अब विमेन के अंदर अपन ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं, टोटल मिला के 40% के अराउंड होता है। यानी जितने भी केस रजिस्टर किए गए हैं विमेन के अंदर उनमें 40% ओनली
सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ही होता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये अच्छे से डिटेक्ट हो जाते हैं, ईज़ियर डिटेक्शन हो जाता है इनका, और फिर उनके ट्रीटमेंट देके उनके बेटर आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो ये एक सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में एक पॉजिटिव बात है, और ये हमारा इंडिया का कैंसर मैप हो गया। जीआईआई के बारे में बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसको रिलीज़ किसने किया था। तो इसको रिलीज़ किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी डब्ल्यूआईपीओ इसको रिलीज़ करता है इस इंडेक्स को। तो ये बताता है कि 2024 में आर-एन-डी की ग्रोथ रेट डाउन हुई थी 2.9% तक, और जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है कि 2025 में वो 2.3% तक और भी डाउन होगी। अब इस इंडेक्स में देखा जाता है कि टॉप 3 कंट्रीज़ कौन-सी हैं जिन्होंने टॉप किया है। तो सबसे ऊपर आता है स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद स्वीडन और थर्ड पे आता है यूएसए। तो ये टॉप मोस्ट 3 इनोवेटिव कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस इंडेक्स में सबसे ऊपर अपनी रैंक ली है। उसके बाद अपन बात करते हैं मोस्ट इनोवेटिव रीजन की। तो यहाँ पर आता है यूरोप, यानी कि टॉप 25 कंट्री हैं इस इंडेक्स के अंदर, उनमें से 15 कंट्री तो यूरोप से ही हैं। यानी यूरोप कॉन्टिनेंट या रीजन के हिसाब से मोस्ट इनोवेटिव रीजन है। अपन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक है 38, और लास्ट ईयर देखा जाए कि 2024 में इंडिया की रैंक थी 39। तो इंडिया ने एक रैंक अपनी इम्प्रूव की है इस इंडेक्स के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली बात ये है यहाँ पर कि जितनी भी लोअर मिडिल इकोनॉमीज हैं या जितना भी सेंट्रल साउथ एशियन रीजन है, उसके अंदर इंडिया की फर्स्ट रैंक है। तो ये देखने वाली बात है कि इंडिया जहाँ पर स्टैंड कर रहा है या जिस इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया है, वहाँ पर इंडिया की फर्स्ट रैंक है, और ग्लोबल के हिसाब से भी अपनी रैंक इंप्रूव होती जा रही है। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। तो बेसिकली इसका कोई खास मोटो नहीं है, इसका बस इतना सा मोटो है कि इसमें छोटा सा डाटा है, उसको आप अपनी आंसर राइटिंग को वैल्यूएबल करने के लिए, कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए, इसमें एक छोटा सा फैक्ट है, वो आप उसको साइड कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। जैसे कि एआई का ग्लोबल इम्पैक्ट आ जाए, या ट्रेडिंग को लेके एआई का इम्पैक्ट आ जाए कि ट्रेडिंग में एआई कैसे हेल्प कर सकता है, या एआई का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जीडीपी को लेके एआई का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो उसको लेके एक छोटा सा डाटा है, और ये ऑथेंटिक है, आप उसको कहीं भी मेंशन कर सकते हो, तो आपकी आंसर राइटिंग की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये बताता है कि एआई की हेल्प से गुड्स एंड सर्विस की ट्रेडिंग वैल्यू में 40% तक इजाफा हो सकता है, और वो भी 2040 तक। जिसमें क्या है कि ट्रेड की लोअर कॉस्ट और अच्छी प्रोडक्टिविटी, ये दोनों मिलके क्या है कि ट्रेड की जो वैल्यू है उसको और जीडीपी दोनों को 2040 तक बढ़ा सकती हैं। तो ये एक डाटा है, इसमें आपको मेनली याद रखना है कि जो ट्रेडिंग की जो वैल्यू है, जीडीपी की ट्रेडिंग की जो वैल्यू है वो 40% तक राइज़ कर सकती है, वो भी 2040 तक। तो ये एक सिंपल सा डाटा आपको याद रखना है, और इसको आंसर राइटिंग में आप कहीं भी कोट कर सकते हो। हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है रिवर पॉल्यूशन को लेके। तो ये आर्टिकल द हिंदू में आया था, इसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो ये आर्टिकल बताता है कि जो रिवर का डर्टी पार्ट्स होता है उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो पहले ये नंबर 311 हुआ करता था, अब ये 296 है। जो कि बता रहा है कि 296 रिवर्स के जो डर्टी पार्ट्स हैं वो देखने को मिले हैं 271 रिवर्स के ऊपर। और ये रिवर्स 271 रिवर्स हैं 32 स्टेट और यूटीज के अंदर, जिसमें देखा जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट डर्टी पार्ट्स हैं, जो कि 54 बताए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि अपन कैसे डिसाइड करेंगे कोई भी रिवर पॉल्यूटेड है या नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है। तो अपन यहाँ पर एक पैरामीटर देखते हैं कि वो है बीओडी। बीओडी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि की इंडिकेटर है वाटर क्वालिटी का। ये बीओडी बताएगा कि कोई भी वाटर पॉल्यूटेड है या नहीं है, या उसकी क्या क्वालिटी है। तो अपन देख लेते हैं कि होता क्या है। तो बीओडी क्या है कि एक्चुअली ये मेजर करता है ऑर्गेनिक मैटर्स के ब्रेकडाउन के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन की मात्रा की नीड होती है। तो बीओडी की मात्रा अगर 3 मिलीग्राम पर लीटर के ज़्यादा है, तो वो रिवर या रिवर का पार्ट है वो पॉल्यूटेड कंसीडर किया जाएगा, और वो अनसूटेबल है फॉर आउटडोर बाथिंग के लिए। अब हम बात करते हैं सारनाथ के बारे में, और एक्चुअली सबसे पहले अपन जानने की कोशिश करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, ये न्यूज़ में क्यों है, और क्यों अपन इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्चुअली जैसा कि हम सब जानते हैं कि एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है जिसको सारनाथ बोलते हैं, और इंडिया ने इसको ऑफिशियली नॉमिनेट किया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए 2025-26 के लिए। और ये लगभग 27 ईयर से इंतजार हो रहा है कि सारनाथ को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया जाए। तो शायद हो सकता है कि इस बार वो इंतजार खत्म हो सकता है। और इससे बाद अपन कुछ सारनाथ के बारे में फैक्ट जान लेते हैं कि ये वाराणसी से ओनली 10 किलोमीटर दूर है, और ये वही जगह है जहाँ पर बुद्धा ने अपना फर्स्ट प्रवचन दिया था या धर्मोपदेश दिया था, और ये टाइम फ्रेम है 528 बीसीई के पास का। और जो उन्होंने अपना पहला उपदेश या जो प्रवचन दिया था उसको बोलते हैं अपन धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और सारनाथ ही वही जगह है जहाँ पर फर्स्ट टाइम बुद्धिस्ट संघा फॉर्म हुआ था, यानी बुद्धिस्ट संघा जहाँ से बनना शुरू हुआ था या बना था फर्स्ट टाइम में, तो सारनाथ ही वो जगह थी। और ये क्वेश्चन सॉरी
ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और जैसे कि हिस्ट्री में देखा जाए कि जो टाइम फ्रेम था कि ये सब हुआ था और लोगों को पता नहीं था, तो इसके बाद वापस रीडिस्कवरी हुई, उसका श्रेय जाता है जो जगत सिंह थे, राजा चैत सिंह के दीवान। तो जगत सिंह और उन्होंने कुछ वर्कर्स को लगाया, तो उनके वर्कर्स हैं, उनको श्रेय जाता है। और ये जगत सिंह है कौन? तो ये राजा चैत सिंह के दीवान हैं सारनाथ के अंदर, तो उनको इसकी रीडिस्कवरी का श्रेय जाता है। अब हम बात करते हैं जामदानी साड़ी के बारे में। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जामदानी वर्ड क्या है। तो ये एक्चुअली में एक पर्शियन वर्ड है और जिसमें जाम का मतलब होता है फ्लावर और दानी का मतलब होता है वेस, यानी कोई फूलदान या जो गमला टाइप का होता है उसको बोलते हैं। तो ये जामदानी वर्ड का ओरिजिन हुआ है पर्शियन से। और इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि जामदानी क्या है कि एक ट्रेडिशनली क्राफ्टेड कॉटन एंड वेल नोन फॉर इट्स प्रेस्टिजियस एंड डिजाइन पैटर्न के लिए। जैसे कि बनारसी साड़ी फेमस है, ऐसे ही बंगाली रीजन में, बंगाल रीजन में ये जामदानी साड़ी फेमस है। और ये बहुत सदियों पुरानी है। इसकी जो टेक्निक है या हाथों से जो बुनाई होती है, जो बंगाल के टेक्सटाइल रीजन में बहुत फेमस है और ये काफी सदियों से और दशकों से चली आ रही है। और जैसा कि अपन ने देखा था कि ये वर्ड पर्शियन से ड्राइव होता है, जहाँ जाम और दानी का मतलब बताया था कि यहाँ फ्लावर होता है और दानी मतलब वेस यानी फूलदान होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपने लिए कि इसको क्या है कि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2013। 2013 के अंदर इसको एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में शामिल किया था, और जो कि इसके कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। तो ये अपने लिए जानने वाली बात है। और ये स्टेट पीसीएस और अपने यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे बनारसी शादी फेमस है, वैसे ही ये जामदानी के बारे में है जो कि बंगाल रीजन से है। तो हम बात करते हैं त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल के बारे में और देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो बेसिकली क्या है कि ये 5 सेंचुरी ओल्ड पुराना टेम्पल है जो कि त्रिपुरा के अंदर गोमती डिस्ट्रिक्ट में उदयपुर नामक जगह पर है। और इसको क्या है कि वापस से लाइक इसका जीर्णोद्धार किया है, उसको डेवलप किया है, रीडेवलप किया वापस से। और रीडेवलप करने के बाद इसको पीएम मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, तो इस वजह से ये चर्चा में है। तो अपन देख लेते हैं कि एक्चुअली इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो देश में हिंदुओं की 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक मंदिर ये भी बिलोंग करता है। कि हिंदुओं की जो देश के अंदर 51 शक्तिपीठ हैं, आपने नाम सुना होगा, उनमें से एक ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी है। अब इसको देखते हैं कि ये बनवाया किसने था। तो 1501 के अंदर ये महाराजा धन माणिक बहादुर ने बनवाया था। और इनकी एक राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम है उदयपुर। और इसको उस टाइम पर जब ये किंगडम हुआ करता था, जब ये राजधानी हुआ करती थी, जब इसको बोलते थे रंगामती। तो रंगामती क्या है कि एक्चुअली में माण के किंगडम की राजधानी थी। तो ये है त्रिपुरा सुंदरी के बारे में कि ये बहुत पुराना मंदिर था, लगभग 500 साल पुराना मंदिर है। और इसका रीडेवलपमेंट किया है और उसके बाद पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे पॉलिटी की, जो कि जीएस2 का टॉपिक रहेगा। और इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आदिवाणी के बारे में। आदिवाणी क्या है? तो एक्चुअली क्या है कि एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है जिसको कि काफ़ी इंस्टीट्यूट ने मिलके बनाया है या डेवलप किया है। तो उसमें देख लेते हैं कौन-कौन से वो इंस्टीट्यूट हैं। तो देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, आईआईटी दिल्ली, बिट्स प्लानी एंड आईआईटी नया रायपुर, इन लोगों ने कोलैबोरेशन किया है। और किसके साथ किया है कि ये ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और मेघालय, ये 5 स्टेट्स हैं। तो इनके जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ मिलकर ये 3-4 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मिनिस्ट्री हो गई ट्राइबल अफेयर्स की, और आईआईटी दिल्ली, बिट्स प्लानी और आईआईटी नया रायपुर, इन लोगों ने कोलैब करके इसको डेवलप किया है। तो एक्चुअली ये काम क्या करेगा, आदिवाड़ी किस काम आएगा? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ट्राइबल्स के साथ एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा गैप बना हुआ है, तो उसके लिए ये ब्रिज बनाने की कोशिश की है कि उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो लैंग्वेज वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या करेगा, रियल टाइम ट्रांसलेशन प्रोवाइड करवाएगा, वो भी मल्टी लैंग्वेजेस के लिए, और वो भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। वो सिंगल प्लेटफॉर्म क्या हुआ? आदिवाणी। ठीक है। और इस आदिवाणी प्लेटफॉर्म को एसोसिएट करके देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम थी, जैसे कि डिजिटल इंडिया, आदि कर्मयोगी अभियान, जो कि स्पेशल ट्राइबल से रिलेटेड है, और एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इनसे लेके इसको एसोसिएटेड किया गया है। तो बेसिकली अगर कहीं क्वेश्चन बन सकता है तो ये बनेगा कि आदिवाणी क्या है, कोई चैनल है या टेलीकॉम से रिलेटेड है। तो बेसिकली एक एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है जो कि ट्राइबल से जुड़ा हुआ है। तो ये आदिवाणी के बारे में है। तो हम बात करते हैं जीएसटी न्यूज़ लैब्स के बारे में।
कि देश में काफ़ी टाइम से बात हो रही थी कि जीएसटी के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, जीएसटी के अंदर सुधार होने चाहिए। तो जीएसटी काउंसिल ने ये सुधार किए हैं, रिफॉर्म्स लेके आई है, और ये लेके आई है 56th मीटिंग के अंदर, और इसको नाम दिया है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो ये किसी स्टेट बीटीएस में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किससे रिलेटेड है। तो ये बेसिकली रिलेटेड है जीएसटी स्लैब से। तो यहाँ पर काउंसिल ने क्या है कि दो स्लैब का स्ट्रक्चर दिया है, 5% और 18% का, जिसमें 5% में आप बेसिक एग्जांपल ले सकते हो एजुकेशनल गुड्स का या स्टेशनरी आइटम्स का, और एक और रखा गया है 18%। तो जो 28% वाला स्लैब था उसके जो आइटम्स थे, गुड्स थे, उनको 18 के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। और इसमें क्या है, एक नया प्रोविजन जोड़ा गया है जो है 40% का, जिसमें सुपर लग्जरी सिन और गुड्स को ऐड किया गया है, कि जैसे टोबैको प्रोडक्ट हो गए, या जो अपनी बेवरेज होती हैं उनके ऊपर, ऑनलाइन गेमिंग हो गई, बैटिंग हो गई, ये गैम्बलिंग हो गई, कसिनो हो गए, या रिवॉल्वर, पिस्टल, ठीक है ना, जैसे इनको सिन प्रोडक्ट माना जाता है, तो उनके ऊपर 40% का जीएसटी स्लैब अप्लाई किया गया है। तो अपन बात करते हैं कि जीएसटी के बारे में, कि ये पिक्चर में कैसे आया। तो 101वां संविधान संशोधन एक्ट है 2016 में, जो कि पास हुआ था, उससे ये जीएसटी का प्रावधान आया था, और ये एक्चुअली क्या है कि लागू हुआ था 2017 से, जिसमें कि आर्टिकल है भारतीय संविधान का 279 ए का सब क्लॉज 1, जो कि प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वह एक जीएसटी काउंसिल फॉर्म करे, जो कि जॉइंट फॉर्म होगी सेंटर और स्टेट की। तो ये इसका आर्टिकल हो गया 279 ए का सब क्लॉज 1, और ये 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से लागू हुआ था, जो कि 2017 में लागू हुआ था। और ये करंट का टॉपिक है कि इसमें दो जीएसटी स्लैब्स की बात की गई है, 5% और 18%। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें 40% एडिशनल एक स्लैब जोड़ा गया है, जो कि सुपर लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनिशिएटिव के बारे में बात करना चाहते हैं, और उसका नाम है भारतीय इनिशिएटिव, और देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा है। तो इस भारतीय इनिशिएटिव को लॉन्च किया है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी एपीईडीए, अपेडा ने इसको लॉन्च किया है, इस इनिशिएटिव को। तो एक्चुअली ये बनाया क्यों गया था, तो ये क्या है कि 100 एग्री फूड और एग्रीटेक स्टार्टअप हैं, उनको बूस्ट करने के लिए या उनको एम्पावर करने के लिए ये बनाया गया था, कि एग्री फूड प्रोडक्ट्स या एग्री टेक स्टार्टअप में जो भी नए एंटरप्रेन्योर आएंगे, तो उनके लिए क्या है कि एक जर्नी एस्टेब्लिश करेगा, और बताएगा कि आप कैसे अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हो, सरकार की क्या पॉलिसीज हैं, और आपके लाइक जो इनोवेशन होंगे, आपके जो आइडिया होंगे, वो आप लोग हमको बताइए, हम उनको प्रायोरिटी देंगे, और आपको बेसिकली एक नई पहचान दिलाने के लिए अवसर प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस सब के बारे में है ये भारतीय इनिशिएटिव। तो हो सकता है कि स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लें कि भारतीय इनिशिएटिव या भारतीय वर्ड क्यों चर्चा में रहा था, कि कहीं किसी चैनल का नाम पूछ लें कि ये न्यूज चैनल का नाम है, या गवर्नमेंट स्कीम है, या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। तो बेसिकली गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, और जो कि एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और इसको लॉन्च किया था पेड़ा ने। तो एक बार इसको आप दिमाग में रखिएगा। तो हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, जिसमें कि एक टॉपिक है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एसएसओ एग्रीमेंट। तो बेसिकली एक एग्रीमेंट है जो कि साइन किया है होम एंड अफेयर मिनिस्ट्री ने, मणिपुर गवर्नमेंट ने, और 24 कुकी एंड जो के इंसर्जेंट ग्रुप हैं 24, उन लोगों ने, तो इन लोगों ने इसको मिलकर एग्रीमेंट को साइन किया है। और एग्रीमेंट में बात की गई है शांति वार्ता की, यानी पीस टॉक की बात की गई है, और जो अफेक्टेड रीजन है वहाँ पर या तो वॉयलेंस कम किया जाए या बिल्कुल ही खत्म किया जाए। और ये रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जहाँ पर के वॉयलेंस को खत्म करने की बात की गई है। और गवर्नमेंट ने इंसर्जेंट ग्रुप को बोला है कि आपकी जो भी आर्म्ड एक्टिविटीज हैं, यानी आप पब्लिक को या हमारी आर्मी को या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आप हथियारों से अटैक करते हो, उसको बिल्कुल बंद किया जाए, और आपके पास जो भी हथियार हैं उनको लेकर हमारे सामने आप सरेंडर करो। और उसके साथ में हमारी जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं आपके अगेंस्ट में, वो पूर्ण तरह बंद कर दिए जाएंगे। तो ये आप काम करो, और हमारी तरफ से आपको कुछ भी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने रहने के लिए घर का एक प्रबंध कर सकते हो। और दूसरा कि जो बचा हुआ पैसा है, तो उससे आप अपने रोजगार के लिए, या जो आपकी फैमिली है उसके भरण पोषण के लिए कुछ अपना एक रोजगार का नया सेटअप बना सकते हो, और आप अच्छी एक जिंदगी जी सकते हो। और ये आपको जो नक्सल वाली जो आर्म्ड एक्टिविटीज हैं, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ये करनी भी नहीं चाहिए, सरकार आपकी हर संभव मदद करेगी। तो ये है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के बारे में, ये एग्रीमेंट हुआ है। अब हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी का, एक और टॉपिक है, और पॉलिटी का भी, जिसके बारे में बात करते हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या है। तो एक्चुअली क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में डोडा डिस्ट्रिक्ट से एक एमएलए हैं, महराज मलिक, उनको क्या है कि डिटेन किया गया है, और वो भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर, पीएसए।
तो एक बार ये देख लेते हैं कि पीएसए एक्चुअली में है क्या और ये क्यों चर्चा का विषय बनाया गया है, ठीक है ना? तो एक्चुअली में क्या है कि ये पीएसए को 1978 में यानी 1978 के अंदर उस टाइम जो सीएम थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उनके द्वारा लाया गया था और ये लाया गया था कि पब्लिक ऑर्डर और रीजनल जो अनरेस्ट रहता है उसको मेंटेन करने के लिए। एक्चुअली में ये क्या है कि पीएसए अलाउज करता है कि अथॉरिटीज को कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको बिना ट्रायल के 2 साल तक उसको आप डिटेन कर सकते हो अगर वो पब्लिक ऑर्डर या स्टेट सिक्योरिटी के लेके कोई भी थ्रेट है, यानी वो कोई भी थ्रेट क्रिएट करता है पब्लिक सिक्योरिटी के लेके या स्टेट सिक्योरिटी को लेके, तो आप उसको 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन अब मसला ये है कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं तो उन्होंने बोला है कि ये लॉलेस लॉ है और इसका मिसयूज होता है और ये एक टूल है अपनी मनमानी गिरफ्तारी के लिए, यानी सरकारें लोगों की मनमानी गिरफ्तारी के लिए इस टूल का यूज करती हैं, तो इसको हटाना चाहिए। ये एक लॉलेस लॉ है। तो इसमें क्या है कि ये डिटेंशन की अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, कि पीएसए के अंदर आप सरकारें हैं या कोई भी लाइक प्रशासन है वो गिरफ्तारी कहते करेगा तो वहां पर आपको डीएम के ऑर्डर्स चाहिए और डीएम उसको अप्रूव कर देगा, तो उस पर्सन को डिटेन किया जा सकता है और फिर आप उसके आगे देख सकते हो कि बिना किसी ट्रायल के उसको 2 साल तक डिटेन किया जा सकता है। तो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में है। न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आप सब लोगों को प्राउड फील होगा और मैं और आप उम्मीद करते हैं कि पूरे देश से या हर एक स्टेट से ऐसी खबर आए। तो ये खबर है हिमाचल प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश ने खुद को फुली लिटरेट स्टेट घोषित कर दिया है। और ये देखा जाए कि पहले से कुछ स्टेट्स हैं जिनका एक एलीट क्लब है, जिसको कि हिमाचल ने अपनी ग्रोथ के साथ या अपने एक बेंचमार्क के साथ इसको जॉइन किया है। तो इसमें से यूटीज़ को मिला के 4 स्टेट हैं। स्टेट्स में देखा जाए त्रिपुरा, मिज़ोरम, गोवा और ओनली यूटी है लद्दाख। ये 4 पहले से ही स्टेट यूटी हैं, जिन्होंने पहले से ही खुद को फुली लिटरेट स्टेट घोषित किए रखा है और उसके बाद इनको जॉइन किया है हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम ने बोला है कि हिमाचल ने 99.3% लिटरेसी रेट हासिल कर ली है और जो नेशनल बेंचमार्क है, यानी किसी भी स्टेट को कब फुली लिटरेट घोषित किया जाएगा, तो जैसे ही उनका लिटरेट स्टेट 95 क्रॉस करेगा, जैसे ही उनका साक्षरता का जो परसेंटेज है 95 क्रॉस करेगा, उसको फुली लिटरेट स्टेट घोषित कर दिया जाएगा। तो ये हिमाचल ने बेंचमार्क हासिल किया है और उसको ये फुली लिटरेट स्टेट घोषित कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और हम सब उम्मीद करते हैं कि हर स्टेट से ऐसी खबर आए। एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है कि पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा नया स्टेट है जिसने कि अपने को फुली स्टेट घोषित किया है, या टोटल कितने स्टेट्स हैं जो फुली लिटरेट स्टेट बन चुके हैं, या स्टेट के साथ कितनी यूटी हैं जो फुली लिटरेट डिक्लेयर हो चुकी हैं। अब कुछ गवर्नमेंट स्कीम और कैंपेन्स हैं, उनको अपन देख लेते हैं जो कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मोदी जी ने लॉन्च किए हैं। तो उनको एक बार देख लेते हैं कि वो कौन-कौन सी स्कीम और कैंपेन है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये तब उन्होंने अपने बर्थडे पे अनाउंस किया है या लॉन्च किया है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये है फर्स्ट। तो इसके अंदर उन्होंने बात की है 8th राष्ट्रीय पोषण माह कैंपेन के बारे में, जो कि गवर्नमेंट के कमिटमेंट को हाइलाइट करेगा। और वो कमिटमेंट किस बारे में है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू और फैमिली वेलबींग, उनके बारे में अपन सपोर्ट करेंगे। और जो कि नाम से ही पता चलता है कि पोषण माह कैंपेन, ठीक है ना? कि पोषण का मतलब जैसे नाम से पता चलता है कि न्यूट्रिशंस के बारे में बात हो रही है और जैसे ही किसी को न्यूट्रिशन मिलते हैं तो वो वेलबींग की बात है, उनकी हेल्थ की बात है। तो उन्होंने न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फैमिली वेलबींग की बात की है। इसके अंदर सेकंड बात आता है कि सुमन सखी चैटबॉट। तो सुमन सखी चैटबॉट एक कुछ नहीं है, एक टूल है जो कि अवेयरनेस को लेके है, जो अवेयरनेस फैलाएगा, जो कि जच्चा बच्चा यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में। और जो गाँव में या जो रिमोट एरिया है, वहाँ पर वुमेन की प्रेगनेंसी को लेके लोगों में थोड़ा इनसिक्योरिटी रहती है कि अच्छा उनको हेल्थ असिस्टेंस नहीं मिल पाता है, प्रॉपर और गाइडेंस नहीं हो पाती है। रिमोट एरिया है तो वहाँ से हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी काफ़ी दूर होते हैं, तो उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन देगा प्रेगनेंसी को रिगार्डिंग, प्रेगनेंसी को लेके। तो ये सुमन सखी चैटबॉट उसके बारे में। नेक्स्ट है आदि सेवा पर्व, जो कि लॉन्च किया है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए एमपी के अंदर, सॉरी, मध्य प्रदेश के अंदर, जो कि एसोसिएटेड है आदि कर्मयोगी अभियान, जो कि मैंने अभी पास्ट में भी आपको बताया था एक स्लाइड के अंदर कि ये ट्राइबल से रिलेटेड है। और ये एक इनिशिएटिव है कि उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, यानी ट्राइबल कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकारें क्या कर सकती हैं। तो आदि सेवा पर उससे रिलेटेड है। तो ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और आदि सेवा पर्व, ये पीएम मोदी ने इनको लॉन्च किया है अपने बर्थडे के अवसर पर।
अब हम बात करने वाले हैं इंडिया के एनर्जी सेक्टर के बारे में, जहाँ पर एक नेशनल पॉलिसी है जियोथर्मल को लेके, तो उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसको लॉन्च कैसे किसने किया है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी एमएनआरई ने इसको लॉन्च किया है, और साथ में बोला है कि जियोथर्मल एनर्जी के जितने भी सोर्सेज हैं हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, और जो भी जियोथर्मल एनर्जी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। और साथ में ही बोला है कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होगा, तो उसमें क्या है कि इसका जियोथर्मल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और साथ में जो नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2070 का इंडिया का गोल है, जो कि COP 26 में मोदी जी ने बोला था कि हम 2070 तक नेट जीरो के गोल को हासिल कर लेंगे, हम इसमें जल्दबाजी नहीं करने वाले हैं। तो इसमें भी हेल्प करेगा, और साथ में इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको भी मजबूत करेगा। कोई बता सकता है? कमेंट करके बताइएगा COP 26 की मीटिंग कहाँ हुई थी। तो एक बार बताना कमेंट करके, फिर अपन देखते हैं। तो अपन देख लेते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी एक्चुअली में होता क्या है। तो जो अर्थ का इंटीरियर होता है उससे निकलने वाली हीट का इलेक्ट्रिसिटी या हीट प्रोडक्शन में यूज किया जाए, उसको बोलते हैं अपन जियोथर्मल एनर्जी। और देखते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे यानी जीएसआई है, उसने इंडिया में कुछ ऐसी साइट्स देखी हैं, कुछ ऐसे स्पॉट्स देखे हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा है। यानी उन्होंने देखे हैं 381 हॉट स्प्रिंग्स देखे हैं, जहाँ पर टेम्परेचर रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 89 डिग्री सेल्सियस तक। तो जैसा कि यह टेम्परेचर से पता चल रहा है कि यहाँ पर ये अर्थ के इंटीरियर की वजह से है, और इसका कुछ देश के बेटर एनर्जी सेक्टर के लिए कुछ यूज किया जाए, तो वो ये जियोथर्मल एनर्जी को लेके पॉलिसी लेके आई है सरकार, तो वहाँ इसको इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो हम बात करते हैं नेशनल मखाना बोर्ड के बारे में। तो जैसा कि PYQ अपन देखते हैं, तो उसमें पहले भी शायद टी बोर्ड को लेके या कॉफी बोर्ड को लेके एग्जाम पूछा जा चुका है, तो इस वजह से ये मखाना बोर्ड का भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली में है क्या। तो जैसा कि 2025-26 के बजट में अनाउंस किया गया था कि मखाना बोर्ड बनाया जाएगा बिहार के अंदर, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको लॉन्च किया है कि पूर्णिया के अंदर बिहार में नेशनल मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि इसके साथ में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी वो भी बनाई जाएगी बिहार के अंदर, जो कि मखाना बोर्ड या मखाना प्रोसेसिंग जो भी एक्टिविटीज हैं उसको भी वो बूस्ट करेगा। अब आप देखते हैं कि जो देश में टोटल मखाना बनता है उसका 90% ओनली बिहार में ही बनता है। और जैसा कि अपन देखते हैं कि बिहार का जो मिथिला मखाना है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है 2022 के अंदर। तो ये मखाना बोर्ड के बारे में है। और जैसा कि बताया था कि टी बोर्ड और कॉफी बोर्ड से भी PYQ उसमें क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेट PTS में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और शायद एक या दो बार UPSC ने भी क्वेश्चन पूछा है। तो मखाना बोर्ड भी अपने लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, तो एक बार इसको दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं हम फॉर्म नंबर 7 की और ECI के बारे में, कि एक्चुअली में इनका कनेक्शन क्या है और ये क्यों न्यूज में है। तो एक्चुअली में लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि कर्नाटका के अंदर आलम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें 2023 में लगभग 6000 वोटर्स के वोट चोरी हुए हैं या नेम डिलीट किए गए हैं। तो ये आपने देखा भी हुआ है, ये लगभग 1.5-2 महीनों से काफी आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत चर्चा का विषय बनाया हुआ है देश में। और एक्चुअली में क्या है कि ECI कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इस पर अगर कोई भी आरोप लगता है तो ये भारत की लोकतांत्रिक वैल्यूज के लिए बहुत शर्मनाक चीज है या बहुत गलत बात है, और ECI को खुलकर इसके ऊपर बात भी करनी चाहिए, या जो अपना पक्ष रखना है वो पक्ष रखना चाहिए और बताना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप जो आरोप लगा रहे जा आपके आपने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल ही गलत है। तो एक बार देख लेते हैं कि इनके प्रोविजंस क्या है। तो एक्चुअली क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950, उसका सेक्शन 22 है, वो एम्पावर करता है करेक्शंस के लिए किसको, EROs को। तो EROs कौन है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, वो किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं। अब देखते हैं वो कौन से नियम के तहत करेक्शन कर सकते हैं। तो उसमें है द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960, वो प्रोवाइड करवाता है फॉर्म नंबर 7। तो फॉर्म नंबर 7 को भरवा के उसमें कोई भी एप्लीकेशन, नई एप्लीकेशन है लाइक किसी भी वोटर का नाम ऐड करवाना फर्स्ट टाइम, तो वो भी फॉर्म नंबर 7 से होता है। कुछ करेक्शन करवानी है, यानी नाम का, क्षेत्र का, मकान नंबर का कुछ भी करेक्शन करवानी है तो वो भी फॉर्म नंबर 7 से होता है। और अगर किसी का वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करना है तो वो भी फॉर्म नंबर 7 से होता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉर्म नंबर 7 किससे रिलेटेड है, कोई टैक्सेशन से रिलेटेड है, या लाइक इलेक्शन से रिलेटेड है, या बिजनेस से रिलेटेड है, या कोई इनोवेशन या एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, तो वहाँ पर ये आएगा इलेक्शन और ECI इनसे रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन के बारे में। तो एक बार देख लेते हैं कि इसका बेस क्या है विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन। तो ये क्या है कि ई गवर्नेंस के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 28वीं,
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। तो उसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट आया था विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन का। तो इसको क्या है, बेसिकली 3 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर होस्ट किया है, जिसमें एक है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, इसका नाम है DARPG। जैसा कि आप जानते हो कि DRPG सॉरी, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के थ्रू काम करता है और इसके मेनली 2 काम होते हैं। तो पहला काम होता है इसका, एक तो सिस्टम को साफ सुथरा रखने का, और दूसरा है जनता की शिकायतें सुनने का। तो ये DRPG के काम होते हैं और कैबिनेट सेक्रेटरीट के थ्रू ये काम करता है। और इसके साथ है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, और साथ में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट। इन तीनों ने मिलकर इस इवेंट को होस्ट किया था। ये इवेंट था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस, और ये 28वीं मीटिंग थी। तो एक्चुअली में देखते हैं कि ये डिक्लेरेशन है किस बारे में। तो उन्होंने बोला है कि अब जो डिजिटल इंडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स होंगे, जैसे हो गया भाषिनी हो गया, डिजी यात्रा हो गया, नेट रश V2 हो गया, तो इनको क्या है AI ड्राइवन प्लेटफॉर्म्स बनाया जाएगा। AI ड्राइवन प्लेटफॉर्म्स बनाने का इनका पर्पज है कि इन पे जो इन्फॉर्मेशन अब अवेलेबल होगी वो मल्टीलिंगुअल होगी। लाइक जितने भी भाषाई क्षेत्र हैं आसपास के, जो देश में जो भाषा बोली जाती हैं, वो सारी भाषाओं में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होगी, और साथ में एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट उसका अडॉप्शन होगा कि लाइक क्या सरकार की पॉलिसीज हैं, क्या सरकार काम कर रही है और वो कैसे काम कर रही है। तो इस सारी बारे में जानकारी आपको ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर मिल जाएगी, और ये सारे मेन AI ड्राइवन रहेंगे। तो ये है विशाखापट्टनम के डिक्लेरेशन के बारे में। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में, जहाँ सबसे पहले बात करेंगे अपन SCO की। तो एक बार देख लेते हैं कि SCO एक्चुअली है क्या। तो इसको 2001 में बनाया गया था। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 मेंबर्स हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत के आसपास के मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, इसमें सारे कंट्रीज हैं। और इसमें इंडिया एंड पाकिस्तान को 2017 के अंदर फुल मेंबर्स का दर्जा दिया गया था, और 2023-24 में बेलारूस ऐसी कंट्री है जिसने सबसे लास्ट में इसको ज्वाइन किया था। और जैसा कि इसके मेंबर्स हैं आप जानते हो, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान सॉरी, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसकी 25वीं मीटिंग हुई थी जो तियानजिन चाइना के अंदर हुई थी, और इसके अंदर जो भारत के अंदर पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसकी निंदा की गई थी, और बताया था कि नहीं नहीं ये हमला बहुत बेकार था और नहीं होना चाहिए था। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया के विजन को और SCO के रिगार्डिंग पॉलिसीज को 3 मेजर पिलर्स के अंदर आउटलाइन किया है, जिसमें S फॉर सिक्योरिटी, C फॉर कनेक्टिविटी और O फॉर अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर लाइक लगभग एक SCO की नई डेफिनेशन दी है सबके सामने। और साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि हम एक फोरम का फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम होगा सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम, जो पीपल टू पीपल टाई को प्रमोट करेगी, और पूरे वर्ल्ड के लिए एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिससे कि SCO के जो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी एंशियंट सिविलाइजेशन, कल्चर, ट्रेडिशन और लिटरेचर को पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर किया जा सके। और साथ में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बोला है कि ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव हम इसको लेके आएंगे जो कि प्रमोट करेगा मल्टीलेटरिज्म। और जैसे कि चाइना की बहुत सारी पहले से ही चल रही है फॉरेन पॉलिसी, उनको उनसे लाइक थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, जैसे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ऐसे ही GGI के बारे में उन्होंने बात की है, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, जो मल्टीलेटरिज्म होगा, यानी SCO से बाहर के जो भी कंट्री मेंबर, जो भी कंट्रीज हैं, वो भी इस रिगार्डिंग उनसे टाई अप या एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने GGI को लेके बात की है। अब देखते हैं कि इसकी नेक्स्ट समिट के बारे में। ये नेक्स्ट समिट इसकी किर्गिस्तान में होने वाली है, जिसकी मेन थीम होगी टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ द SCO। ये 2025 से 26 में होने वाली है, और किर्गिस्तान इसका नेक्स्ट होस्ट होने वाला है। और ये किर्गिस्तान के अंदर होगा, चोलपॉन आटा के अंदर। तो ये आपकी नेक्स्ट समिट देखने को मिलेगी उधर। अब हम बात करते हैं बुर्किना फासो के बारे में, जिसने क्या है कि होमोसेक्सुअलिटी को बैन किया है। तो बुर्किना फासो बेसिकली एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जहाँ की सरकार ने होमोसेक्सुअलिटी को बैन किया है, और बोला है कि जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है उसको 2 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। तो ये बात बुर्किना फासो को हो रही है, तो अपन यही साथ में इंडिया का कंटेक्ट देख लेते हैं कि इंडिया कंटेक्ट है क्या। तो उन्होंने इंडिया में क्या है कि इंडियन सरकार ने होमोसेक्सुअलिटी को रिकॉग्नाइज तो किया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये लोग शादी नहीं कर पाएंगे, यानी सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में बैन किया गया है। और साथ में इंडिया ने बोला है कि जो भी सेम सेक्सुअल यानी होमोसेक्सुअल पर्सन होंगे उनका कोई यूनियन भी नहीं होगा, और ना ही ये लोग आर्मी में अपनी सर्विस दे पाएंगे। तो इंडिया का कंटेस्ट है, ये इंडिया का कंटेस्ट आप याद रखना, क्योंकि ये बुर्किना फासो का भी मैटर न्यूज में है, तो हो सकता है इंडिया की कंटेस्ट से कुछ पूछ लिया जाए।
तो अपन देख लेते हैं कि बुर्किना फासो से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। ये है कि इन्होंने नाइजर और माली के साथ मिलकर जो इकोवास ब्लॉक है वेस्ट अफ्रीका का, तो उन्होंने वहाँ से विथड्रॉ किया है। और ये इकोवास ब्लॉक क्या है वो देख लेते हैं। तो ये एक कम्युनिटी है जिसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, और इसके 15 नेशंस हैं, यानी वेस्ट अफ्रीका के 15 कंट्रीज हैं जो इस इकोवास के मेंबर हैं, और इसको 1975 में बनाया गया था। ये 1975 में इस चक्कर से बनाया गया था कि वेस्ट अफ्रीका के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में कुछ इकोनॉमिक टाई अप कर सकें, या जो भी फाइनेंशियल हेल्प या असिस्टेंस के लिए साथ में मिलकर काम कर सकें और अफ्रीका की ग्रोथ में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट के बारे में, जो कि है फिशरीज सब्सिडीज को लेके। और ये डब्ल्यूटीओ का इस टाइप का फर्स्ट मल्टीलेटरल कोई एग्रीमेंट है जो कि जिसकी कोर होगी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट लेके आया है कि फिशरीज सब्सिडीज को लेके। तो इस एग्रीमेंट के ऊपर इस एग्रीमेंट के अंदर डब्ल्यूटीओ बात कर रहा है कि गवर्नमेंट को जितनी भी इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज को लेके जो भी सपोर्ट दे रहे हैं अपने देश के अंदर, वो सब रोकना होगा। और उन्होंने बोला है कि जो भी मरीन लाइफ का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको बंद करना पड़ेगा, और ये सब किया जा रहा है मरीन लाइफ की प्रोटेक्शन को लेके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको इंडिया ने साइन नहीं किया है, इस एग्रीमेंट को इंडिया ने साइन नहीं किया है। और अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है तो कहीं न कहीं ये पॉइंट ज़रूर होगा कि इसको इंडिया ने साइन किया है या नहीं किया है। और मेरे को शायद रीज़न समझ नहीं आ रहा कि इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया है। मेरे हिसाब से ये इंडिया को साइन करना चाहिए था। और आपको अगर कुछ समझ आ रहा है कि क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसको ज़रूर कंसीडर करूँगा। अब बात करते हैं हम यूएस और उसके टैरिफ्स के बारे में। जैसा कि आप लंबे टाइम से देखते आ रहे हो कि यूएसए के जो है ट्रेड वॉर चलता रहता है चाइना के साथ, लेकिन इस बार मसला इंडिया का है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 100% टैरिफ्स की अनाउंसमेंट की है। तो उन्होंने बोला है कि 100% टैरिफ लगेगा ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर। और साथ में उन्होंने बोला है कि 50% टैरिफ को इम्पोज किया जाएगा ऑल किचन कैबिनेट एंड बाथरूम वेनिटीज के ऊपर। साथ में 25% टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है हैवी ट्रक्स के ऊपर। तो यहाँ पर 100% टैरिफ की बात हो रही है ब्रांडेड एंड पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। तो सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि जेनरिक मेडिसिन होती हैं उनके ऊपर कोई भी टैरिफ इम्पोज नहीं किया जाएगा, या जो पहले वाला सिस्टम है वही सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। अब इंडिया के लिए ये क्यों चर्चा का विषय है, या इंडिया के लिए क्या नुकसान हो सकता है इसका, तो हम देख लेते हैं कि इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट मार्केट है वो यूएस के साथ बहुत बड़ा एक शेयर रखता है, और वो शेयर है 40% तक का। तो जैसा कि आप देखते हो कि 40% अपने आप में एक ह्यूज परसेंटेज है। तो और इस पे 100% का जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ लगने वाला है, उससे डेफिनेटली इंडिया का मार्केट एक्सपोर्ट मार्केट है, डेफिनेटली इससे अफेक्टेड होने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहेगी कि देखते हैं ये चीज़ें कब तक चलती हैं। और आई होप उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जल्दी सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, जैसा कि इंडिया और अमेरिका की काफ़ी दोस्ती की बात होती रहती है पिछले 5-6 सालों में हमने देखा भी है। तो और ये यहाँ से यूएस की तरफ से रिलेशन खराब करने की बात हो रही है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए आज की ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर। तो देखते हैं चीज़ें कब तक ठीक हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम एनवायरनमेंट के बारे में। तो एनवायरनमेंट में सबसे पहले अपन बात करेंगे सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में। तो बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है, अपन सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात हो रही है कि जो महाराष्ट्र के अंदर ताडोबा अंदरी टाइगर रिजर्व है, और महाराष्ट्र और एमपी के जो बॉर्डर पे है पेंच टाइगर रिजर्व, वहाँ से 8 टाइगर्स को ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही है। और ट्रांसलोकेट करके सह्याद्री टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने की बात हो रही है। और इस मूवमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, और साथ में ही इसको एनटीसीए उसने भी अप्रूवल दिया है। एनटीसीए जैसा कि आप जानते हो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इसका नाम। और टाइगर सह्याद्री टाइगर रिजर्व की लोकेशन आप देख सकते हो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर है, जिसको वेस्टर्न घाट का पार्ट भी माना जाता है, जो कि मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इनका नाम है कोल्हापुर, सांगली, सतारा और रत्नागिरी। ये महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर ये सह्याद्री टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। और इसको 2010 में ऑफिशियल टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और एक्चुअली में क्या है कि ये 2 पुराने प्रोटेक्टेड एरिया हैं, उनको कंबाइन करके इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो जो 2 पुराने प्रोटेक्टेड एरिया है तो उनके नाम देख लेते हैं। एक का नाम था चंदोली नेशनल पार्क, और दूसरे नाम था कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चंदोली नेशनल पार्क और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों प्रोटेक्टेड एरिया को कंबाइन करके 2010 में सह्याद्री टाइगर रिजर्व नाम दे दिया गया था। और बेसिकली ये वेस्टर्न घाट के पार्ट हैं। बात करते हैं रामसर साइट के बारे में कि 2 नई रामसर साइट हैं बिहार से, जो देख लेते हैं कौन-कौन सी है।
तो इसमें फर्स्ट है गोकुल जलाशय बक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और सेकंड है उदयपुर झील न्यू वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिनको कि रामसर साइट का दर्जा मिला है। इसके साथ ही भारत में टोटल रामसर साइट हो गई है 93, लेकिन कहीं-कहीं ये डेटा आपको 94 का भी मिल सकता है। लेकिन शायद मेरे हिसाब से ये डेटा 93 का ऑफिशियल डाटा है। तो अपन देख लेते हैं कि रामसर साइट का पर्पज़ क्या होता है। तो इसमें देखते हैं कि ये पहले तो ये देखते हैं कि रामसर साइट है क्या? तो ये कुछ रिज वेटलैंड होते हैं, यानी ये वो स्थल होते हैं जिनमें झीलें, मैंग्रोव और दलदली भूमि शामिल है, जो कि वन्यजीवों की सुरक्षा, स्वच्छ जल सुनिश्चित करने और उनके जो बाढ़ प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस करके ये वेटलैंड या रामसर साइट इम्पोर्टेंट होती हैं। और दूसरा इसका क्या है कि दुनिया भर में जितनी भी दलदल झीलें हैं या नदी घाटियों को बचाना इनका मेन पर्पज़ रहता है, ताकि वहाँ जो बायोडायवर्सिटी है या वहाँ जो भी वन्यजीव रहते हैं, उनको बचाया जा सके। जैसे कि वो जब हम बात कर लेते हैं, चिल्का झील हो गया, सुंदरवन हो गए, ठीक है ना? या मैंग्रोव्स हो गया, तो वहाँ का इससे क्या है कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और वहाँ के जो पक्षी होते हैं उनको भी घर मिलता है। और जो जैसे सुंदरवन या मैंग्रोव की अपन बात करते हैं, तो ये काफ़ी फ्लड को भी रोकता है, बाढ़ आने से भी ये लोगों की सुरक्षा करते हैं। तो इस वजह से इनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। तो ये बिहार की कुछ 2 रामसर साइट्स हैं, इनके बारे में है। बात करते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे जारोसाइट मिनरल के बारे में, और एक लोकेशन है मतनुमाड़, उसके बारे में। तो गुजरात के अंदर कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक रिमोट एरिया है जिसका नाम है मथुरामाई विलेज, जिसके अंदर एक मिनरल देखा गया है, जारोसाइट नाम है उसका। और इस मिनरल की वजह से इस लोकेशन को इसरो के टेस्ट बेड के रूप में देखा जा रहा है कि इसरो यहाँ पर अपनी काफ़ी अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर सकता है और उसका कुछ यूजफुल इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है फ्यूचर में इसरो की रिसर्च के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जेरोसाइट एक्चुअल में है क्या। तो ये क्या है, हाइड्रोसल्फेट है, और जिसके बेसिक एलिमेंट हैं पोटेशियम, आयरन, सल्फर और हाइड्रोक्साइड, जिनसे कि मिलकर बना हुआ है ये। अब देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस है क्यों, या क्यों इतना ये चर्चा में आ गया है सडनली, या इसरो क्यों बोल रहा है कि ये हमारा टेस्ट बेड हो सकता है। तो उसके पीछे एक छोटा सा फैक्ट है कि मार्स के ऊपर नासा ने अपना एक रोबोट भेजा था, तो उस रोबोट ने सेम काइंड का ये जारोसाइट मिनरल वहाँ पर स्पॉट किया था। तो इसका सिंपल सा मतलब देखने को मिल सकता है कि अगर ये ज़मीन पर है, तो मार्स के ऊपर भी कभी पानी रहा होगा, या मार्स के ऊपर भी कभी एसिडिक लेक्स हुई होंगी, या वहाँ भी इस प्रकार की मिट्टी हो सकती है, जो कि मथुरामढ़ विलेज में है। लेकिन मार्स के ऊपर ये ज़रूरी नहीं है कि अभी है। ये हो सकता है कि ये बिलियंस साल पहले था, मिलियंस ऑफ बिलियन साल पहले हुआ हो सकता है। तो ये इस वजह से वहाँ पर मार्स पर कुछ बेटर रिसर्च कंडक्ट के लिए यूज़फुल हो सकती है। तो इसी वजह से इसको मतरौमाड़ विलेज को इसरो का टेस्ट बेड माना जा रहा है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है, तो आप अपने दिमाग में रखिएगा एक बार इसको। अब बात करते हैं हम एक माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, जिसका नाम है विक्रम 32 बिट चिप। तो इंडिया ने एक माइलस्टोन हासिल किया है, और वो माइलस्टोन हासिल किया है इस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च करके, और ये फर्स्ट इंडिया का मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कोई फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप है जिसको इंडिया ने बनाया है, और उसका नाम दिया है विक्रम। और इसको डेवलप्ड किया है इसरो के लैब ने। इसरो की जो लैब है वो है इसरो सेमीकंडक्टर लैब, जिसका नाम है SCL। इसने इसको डेवलप किया है। और ये क्या है कि ये कैन बी ऑपरेटेड एट टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम -55 डिग्री सेल्सियस टू +125 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस के 55 डिग्री से लेके +125 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे ये ऑपरेट की जा सकती है। तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल बहुत है, और इंडिया के जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। तो ये डेफिनेटली एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया ने कौन सा जो माइक्रो प्रोसेसर है या चिप है जो डेवलप किया है, और तो उसका नाम है विक्रम, और वो किसके द्वारा किया गया है, तो वो इसरो की लैब है जिसका नाम है SCL। हम बात करते हैं एक स्पाईवेयर के बारे में जिसका नाम ग्रेफाइट है, और बेसिकली एक डील के बारे में बता रहा है कि इजराइल की एक कंपनी है, स्पाईवेयर कंपनी है पैरागन सॉल्यूशन, उसके साथ बाइडेन ने एक डील कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि उस टाइम पे रुक गया था। उसको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से चालू किया है, और उन्होंने बोला है कि यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी आईसी ही उसके असेस को गेन कर सकता है और उसका यूज कर सकता है। अब ये क्या है, अपने आप में एक छोटी सी बात है, लेकिन अपने लिए इम्पोर्टेंट इस वजह से ज़्यादा है कि आपने सुना होगा कि पिछले 2-3-4 साल पहले पेगासस के बारे में बात हो रही थी कि भारत के जितने भी MP हैं या कुछ MLA हैं या कुछ बिजनेस पर्सन हैं, उनके ऊपर पेगासस से सरकार ने या और जो टॉप एलीट लोग हैं उन्होंने निगरानी रखने की बात की थी। तो उससे रिगार्डिंग जब पेगासस की बात हुई थी, तो PYQs में क्वेश्चन भी आए थे, यूपीएससी के अंदर भी आए थे और स्टेट पीसी के PTS के अंदर भी आए थे। तो हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन बने और टर्म डायरेक्ट पूछ ले कि न्यूज़ में ये ग्रेफाइट टर्म किससे रिलेटेड है।
तो आपका सीधा-सीधा हो जाएगा कि ये स्पाईवेयर से रिलेटेड है। सिंपल था ये। पर लेकिन इसको दिमाग में रखना ज़रूरी है क्योंकि पेगासस से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ग्रेफाइट से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं स्मोक ईटिंग फोटो कैटालिटिक कोटिंग्स के बारे में और देखते हैं कि ये क्यों न्यूज़ में है और ये एक्चुअली में होता क्या है। और जैसा कि अपन देखते हैं कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बहुत पुरानी ऐसी कंडीशन है, जिससे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। अगर आप लोग ये वीडियो दिल्ली से देख रहे हो तो आपको खुद आइडिया होगा कि वहाँ पर कितनी हैज़ार्डस और सीवियर कंडीशन बनी हुई है। साँस लेने में लोगों को दिक्कत आ रही है, लोगों की आँखों में जलन मच रही है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत सीरियस कंडीशन है दिल्ली के अंदर। और करंट में वहाँ पर जंतर मंतर के अंदर आप प्रोटेस्ट भी चल रहा है, शायद आपको आइडिया हो तो ये चीज़ का। तो एक्चुअली क्या है कि दिल्ली में ये एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। सरकार हर बार लड़ने की कोशिश करती है, अभी भी सरकार इसको एयर पॉल्यूशन से लड़ने की कोशिश ही कर रही है। तो बेसिकली देखते हैं कि ये फोटो कोटिंग्स होती क्या है। तो ये कुछ नहीं है, एक तरह का लेयर होता है या पेंट्स होता है, जो कि स्मोक को क्लियर कर देता है। अब स्मोक की बात इस वजह से हो रही है क्योंकि जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं पीएम 2.5 और 10, तो वो स्मोक की वजह से क्या है वो ज़मीन के सरफेस पर नहीं आ पाते हैं। वो क्या है कि स्मोक की वजह से एयर में ही तैरते रहते हैं और वो हम लोगों के अंदर जाते रहते हैं बॉडी में। साँस के थ्रू साँस लेने से और आँखों में जलन बचने से हम लोगों को दिक्कत भी होती है। तो स्मोक के थ्रू एयर में होते हैं, नीचे नहीं बैठ पाते हैं वो। तो कभी-कभी आपने देखा होगा कि सरकार यहाँ पर पानी का छिड़काव करती है या बारिश के बाद देखा होगा आपने एकदम से मौसम क्लियर होता है, तो वो बारिश की जो ऊपर से बूँदें आती हैं, तो उससे वो सतह पे सरफेस पे नीचे बैठ जाता है। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 की बात होती है मेनली। तो इसमें देखा जाता है कि क्या टेक्निक यूज़ होगी। तो इसमें क्या है कि टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाएगा और टाइटेनियम ऑक्साइड जैसे आपने देखा होगा कि पेंट्स में या सनस्क्रीन्स में या फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है और ये काफ़ी सस्ता भी है। और इसका क्या है कि इसका यूज़ किया जाएगा, तो ये क्या है सनलाइट का यूज़ करके केमिकल रिएक्शन करेंगे और जो ब्रेक डाउन करेंगे पॉल्यूटेंट्स को एयर में। तो हो सकता है वो या तो गैसेस के रूप में रिलीज़ होगा या वाटर के रूप में रिलीज़ होगा और एक तरह से कोशिश की जाएगी कि स्मोक क्लियर हो सके, एयर क्लियर हो सके, तो जिससे क्या है कि एयर पॉल्यूशन से फाइट करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कितना कारगर साबित हो पाता है। अभी इसके ऊपर रिसर्च ही चल रही है और देखते हैं अभी कुछ फ्यू वीक्स के अंदर ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब बात करते हैं हम एक टर्म के बारे में जिसका नाम है पीएन7 2025। तो देखते हैं कि ये किस वजह से न्यूज़ में है और क्या इसकी रिलेवेंसी है हमारे लिए, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं कि ये हवाई के अंदर एक टेलीस्कोप है, जिसका नाम है पेन स्टार्स। वहाँ से इसको स्पॉट किया गया था और पता चला कि एक एस्टेरॉयड है और कुछ नहीं, एक छोटा-सा एस्टेरॉयड है जिसकी लेंथ हो सकती है 50 से लेके 60 मीटर तक की। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि ये अर्थ की जैसे ही इसकी ऑर्बिट है और ये सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है ना? तो ना ये मून है और ना ये अर्थ जैसा कुछ हो सकता है सिस्टम प्लैनेट का। तो बेसिकली इसको नाम दिया गया है क्वासीमून का और ये जैसा कि पता चलता है कि अपने आप में बहुत छोटा है, तो इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। बस इस टर्म्स को दिमाग में रखना कि कभी एग्ज़ाम में पूछ ले कि पीएन7 क्या है या किससे रिलेटेड है, तो ये आंसर अपन को करके आना है कि एस्टेरॉइड से रिगार्डिंग ये टर्म है। तो बस इतना तो अपन को दिमाग में रखना है। पीएन7 कोई पूछ ले कि न्यूज़ में क्यों रहा है या इस टर्म का मतलब क्या है, तो बस इतना तो दिमाग में रखना है अपन को। बात करते हैं हम सेमिकॉन इंडिया 2025 के बारे में और देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो बेसिकली एक इवेंट है जिसको इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है या इनॉग्रेट किया है। इनॉग्रेट किया है इसको पीएम नरेंद्र मोदी ने यशस्वी दिल्ली के अंदर। और देखा जाए कि इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन था जिसको 2021 में 76,000 करोड़ की राशि के साथ लॉन्च किया गया था। तो उसको ये सेमीकॉन इंडिया इवेंट इसको बूस्ट करने वाला है और इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन था उसके अंदर इंडिया ने अभी तक 10 सेमीकंडक्टर प्लांट्स एस्टैब्लिश किए हैं। और सेमीकंडक्टर की इम्पोर्टेंस आप इस चीज़ से देख सकते हो कि आज के टाइम पे जो भी डिजिटल एरा है, एआई का युग है, तो सारा कुछ माइक्रो प्रोसेसर पर ही बेस्ड है। और अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो कि यूपीएससी ने लास्ट ईयर भी सेमीकंडक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा है और हो सकता है कि आगे भी क्वेश्चन पूछने को मिले। और बेसिकली आप इसका सेमीकंडक्टर का इम्पोर्टेंस ऐसे जान सकते हो कि आजकल कुछ भी टेक्नोलॉजी में कुछ भी चेंज हो रहा है या कुछ भी बेटरमेंट हो रहा है, एनहांसमेंट हो रही है, तो वो सब कुछ माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही संभव है। एक टीएसएमसी ऑर्गेनाइजेशन हुई है, उसके फाउंडर हैं और मॉरिस चंग, उन्होंने बोला कि इन द फ्यूचर नो कंट्री कैन फाइट वॉर विदाउट चिप्स। तो बताते हैं कि सेमीकंडक्टर अपने आप में एक मैटर है नेशनल सिक्योरिटी का। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये ऑयल से ज़्यादा यानी क्रूड ऑयल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाली कंट्रीज़ के लिए। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर। और देखते हैं कि ये इंडिया के लिए कितना हेल्पफुल रहता है।
तो ये हो गया सेमिकॉन इंडिया 2025। तो हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की, जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे समुद्र प्रदक्षिणा के बारे में कि समुद्र प्रदक्षिणा एक्चुअली में है क्या। तो बेसिकली एक अभियान है और इसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्लैग ऑफ किया है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है और ट्राई सर्विस ऑल वुमेन इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। यानी इसके अंदर आर्मी से, इंडियन एयरफोर्स से और नेवी से, तीनों सेक्टर से इसमें, यानी तीनों सर्विसेज से इसमें वुमेन पार्टिसिपेट करने वाली हैं। और एक्चुअली में ये इंडिजीनियसली यानी इंडिया का ही बना हुआ एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल यानी IASV, जिसको नाम दिया गया है त्रिवेणी। उससे ये पूरी दुनिया घूमने को निकली है और पूरी दुनिया में ये लगभग 26 या नॉटिकल माइल्स की दूरी कवर करेंगी और वो भी 9 मंथ्स के अंदर। यानी जो अभी इस ट्रिप पे निकल चुकी हैं और ये कहीं अभी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के आसपास, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अभी वहाँ पर हैं। और देखा जाए कि इसका एक इम्पोर्टेंट रोल क्या हो सकता है, तो सबसे एक इम्पोर्टेंट रोल है इसका कि आर्मी के अंदर जेंडर इक्वलिटी को ये बूस्ट करेगा, यानी प्रमोट करेगा। और मरीन सिक्योरिटी के अंदर विमेन पार्टिसिपेशन को भी ये प्रमोट करने का काम करेगा। तो समुद्र प्रदक्षिणा ये डिफेंस से रिलेटेड है और जिसमें कि वुमेन पार्टिसिपेशन की बात हो रही है और ये आर्मी से भी रिलेटेड है। तो आप इसको एक बार दिमाग में रखना, इसमें क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर बन सकता है या कभी मेंस में आर्मी से रिलेटेड या मरीन सिक्योरिटी से रिलेटेड या विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको वहाँ पर कोट कर सकते हो। तो हम बात करने वाले हैं MiG-21 की। जैसा कि हम जानते हैं कि ये इंडिया का अपने आप में एक इम्पोर्टेंट, इंडियन एयरफोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट फाइटर जेट प्लेन रहा है और ये अब रिटायर्ड हो चुका है इंडियन एयरफोर्स से। लगभग 62 साल की 62 ईयर की सर्विस के बाद इसको रिटायर कर दिया गया है। इंडिया ने ये रसिया से खरीदा था और रसिया से इंडिया लगभग अब तक 700 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स MiG-21 के वेरिएंट के खरीद चुकी है और ये डिफरेंट वेरिएंट के होते थे, जिसमें एक दो चार वेरिएंट ये हैं, टाइप 77, टाइप 96, BIS, बाइसन। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इन्होंने इंडो पाक वॉर जो हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, इंडिया चाइना वाले में भी किया था और कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो MiG-21 की जनरली इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, लेकिन अब इसको रिटायर कर दिया गया है। और ये काफ़ी चर्चा में इस वजह से भी बना रहता था कि ये क्रैश भी काफ़ी होता था। तो लगभग 700 इंडिया ने खरीदे हैं, तो बताया जाता है कि 300 से ज़्यादा ये क्रैश हो गए थे और उनमें जितने भी पायलट्स थे वो शहीद हो गए थे। तो ये काफ़ी इनका चर्चा का विषय है। फिलहाल इसको रिटायर कर दिया गया है और ये इंडिया का एक आइकॉन एयरक्राफ्ट माना जाता रहा है शुरू से। अब बात करते हैं हम डिजीज़ के बारे में। तो डिजीज़ में सबसे पहले अपन देखते हैं इबोला, और शायद मैंने एक ही डिजीज़ को यहाँ पर कवर किया है, बीमारी को, जो इबोला है, जिसका 16वां प्रकोप देखा गया है कोंगो के अंदर। और जो 28 लोग थे उनमें से लगभग 15 लोगों की डेथ हो गई है। जो 28 लोगों में जिनमें इबोला का सिम्पटम्स था, उनमें से 15 लोगों की डेथ हो गई है। और डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि इबोला वायरस इज ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, यानी ये वाइल्ड एनिमल से लोगों में फैलता है और ये बहुत तेजी से फैलता है और 90% केसेस में ये घातक हो सकता है या जानलेवा भी हो सकता है। इबोला वायरस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1976, इसको फर्स्ट टाइम 1976 में डिस्क्राइब किया गया था या डिस्कवर किया गया था, यानी इसकी पहचान की गई थी। और ये किया गया था इबोला रिवर के पास, जो कि अभी डेमोक्रेटिक कोंगो के अंदर है करंट टाइम के अंदर। अपने पढ़ने का इसका पर्सपेक्टिव ये है कि 2014 में इबोला पे क्वेश्चन आ चुका है PYQ के अंदर, और जैसा कि देखा जाए जीका से भी क्वेश्चन पूछा था 2017 के अंदर। तो हो सकता है कि ये वापस रिपीट हो जाए और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो एक बार ये अपना टॉपिक रहेगा करंट अफेयर का, तो आप इसको एक बार कंसिडर करके चलना। बात करने वाले हम प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में, जो कि कुछ जगह हैं जो कि न्यूज़ में रही हैं। तो देखते हैं, उसमें सबसे पहले अपन सूडान की बात करते हैं। ये किस वजह से न्यूज़ में है? ये लैंडस्लाइड की वजह से न्यूज़ में है। यहाँ पर क्या है कि वेस्ट सूडान के अंदर एक मारा माउंटेन्स वाला रीजन है, जिसके अंदर एक गाँव पूरी पूरी तरह खत्म हो चुका है, जिसमें लगभग 1000 लोग अपनी लाइफ गँवा चुके हैं और हज़ारों लोग तहस-नहस हो गए हैं या डिस्टर्ब हो गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं इस लैंडस्लाइड की वजह से। तो अगर प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन बनना हो तो पूछ सकता है कि मारा माउंटेन्स रीजन किस कंट्री के आसपास है या किस कंट्री से एसोसिएटेड है? तो वहाँ सूडान अपना आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसका नाम ओजू है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के एक एक्सपर्ट का पैनल है, उसने क्लियरेंस दिया है 2220 मेगावाट के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, जो कि सुवांसिनी नदी के ऊपर बनाया जाएगा। और ये नदी कहाँ है? ताकसिंग ब्लॉक है सुवानसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनना होगा तो या तो सुवानसिरी रिवर के ऊपर पूछ सकता है या नॉर्मल एनर्जी के ऊपर ही आ सकता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और कितने मेगावाट का है
या ओजू की लोकेशन पूछ सकता है कि ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है। अब बात करते हैं हम बेग्राम एयरबेस के बारे में कि बेग्राम एयरबेस क्या है और क्यों न्यूज़ में है और एक्चुअली ये कहाँ पर है। तो एक्चुअली क्या है, यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने ट्रुथ सोशल पोस्ट के जरिए बेग्राम एयरबेस पे मिलिट्री कंट्रोल की डिमांड की है। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर मिलिट्री कंट्रोल रखना चाहते हैं, मिलिट्री कंट्रोल अपन रखेंगे। अब देख लेते हैं कि इस पे ऐसा है क्या है, या क्या लोकेशन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो एक्चुअली क्या है कि ये लार्जेस्ट एयरबेस है अफगानिस्तान का और ये पारवन प्रोविंस के अंदर है। इसका एक यूनिक इम्पोर्टेंस ये है कि इसकी कनेक्टिविटी है ना, जो अफगानिस्तान के मेन सिटी थी, जैसे काबुल हो गया, कांदार हो गया, बामियान हो गया, तो ये बिल्कुल ऐसे सेंटर में हो गया और यहाँ इनकी कनेक्टिविटी है मेन सिटी से, जैसे काबुल, कांदार और बामियान। तो इसकी वजह से इसका एक यूनिक इम्पोर्टेंस है ये। अब देखा जाए कि पास्ट में जाते हैं अपन हिस्ट्री में कि ये किसने बनाया था, ये किसने बिल्ड किया था, तो इसको देखा जाए कि यूएसएसआर ने बनाया था इसको 1950 के अंदर। तब से लेके आज तक इस पे यूएसए और रसिया दोनों की नज़र रहती है इस बेग्राम एयरबेस के ऊपर। अब देखा जाएगा कि यहाँ पर आगे क्या मूव रहता है, तालिबानी सरकार का क्या मूव रहता है और डोनाल्ड ट्रंप इसको पाने के लिए या इस पे मिलिट्री कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहते हैं, और बेसिकली देखा ये भी जाएगा कि वो उस पे मिलिट्री कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं। तो ये एक लोकेशन बेग्राम एयरबेस की आप दिमाग में रखना, और ये प्लेस इन न्यूज़ बन सकता है अपने लिए। तो ये बेग्राम एयरबेस के बारे में है। अब देख लेते हैं अपन स्वालकोट डैम, कि स्वालकोट डैम क्यों चर्चा में है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है अपने लिए। इस स्वालकोट डैम को फर्स्ट टाइम 1984 में इनिशिएट किया गया था, और ये सेंटर और स्टेट टसल की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो गया था। सेंटर स्टेट यानी इंडिया का सेंटर और जो जम्मू कश्मीर की स्टेट की गवर्नमेंट थी उसकी वजह से, और या सेंटर या गवर्नमेंट के जो डिस्प्यूट चलते रहते हैं उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो गया था। लेकिन अभी सरकार ने बोला है कि ये हमारी हाइड्रो पावर पोटेंशियल के लिए ये हमारी इंडिया की स्ट्रेटजी में रहेगा, और जो कि स्वालकेट डैम है ये चेनाब रिवर के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है। अब एक बार इसकी अपन लोकेशन देख लेते हैं और इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं क्या रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इसमें बिग इश्यू एक इंडस वाटर ट्रीटी भी रही है 1960 की, जो कि पाकिस्तान को कंट्रोल देता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आता है कौन, चेनाब, इंडस और झेलम। और ये जो स्वालकोट डैम बना हुआ है वो चेनाब रिवर पे बना हुआ है, तो वापस ये आईडब्ल्यूटी की वजह से फिर ये डिस्प्यूट या लाइक इश्यू का पार्ट बन जाता है, तो इसकी वजह से। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर आईडब्ल्यूटी में यानी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये साइन हुआ था कि इंडिया इनका यूज नॉन कंजप्टिव पर्पज के लिए कर सकता है। यानी इसका क्या, पानी पीने के लिए या अपन जैसे कि इस पानी का कंज्यूम हो जाए या कंजप्शन पूरा हो जाए उसके लिए यूज नहीं करेंगे, बाकी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे चल के ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, स्वालकोट डैम कैसे हाइड्रो पावर पोटेंशियल के लिए भारत के लिए यूजफुल साबित हो सकता है। सबसे लास्ट में देख लेते हैं कि सितंबर के महीने में और कौन पर्सन न्यूज में रहे हैं, या क्या पर्सनैलिटी हैं और किस वजह से वो न्यूज में रहे हैं, वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुपर्णा रॉय के बारे में, कि एक्चुअली क्या है, ये फर्स्ट इंडियन बनी है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड रिसीव करने के लिए, और वो भी ओरिजोनटी सेक्टर के अंदर, जो कि 82nd था, वेनिस के अंदर हुआ था और ये फिल्म फेस्टिवल था। और इसको जो अवार्ड मिला है वो मिला है कि सॉन्ग ऑफ द फॉरगेटन ट्रीज जो इनकी फिल्म थी उसके ऊपर इनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। तो ये अनुपर्णा रॉय है, ये नाम आप याद रखना। और दूसरा नाम है सुरेखा यादव। तो सुरेखा यादव कुछ नहीं है, इंडिया की फर्स्ट लोको पायलट है जिन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है 36 ईयर्स की सर्विस के बाद। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, लाइक विमेन एम्पावरमेंट वाली बात है, या जहाँ अपन इक्वलिटी की बात करते हैं कि ड्राइवर्स लोको पायलट इतने देखने को नहीं मिलते, तो वहीं पे सुरेखा यादव हैं। लोग सोच भी नहीं सकते, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि भारत में कभी लेडी पायलट भी, वो लेडी लोको पायलट भी रह चुकी हैं जो ट्रेन चलाती हैं, उनको बोलते हैं लोको पायलट। तो वो 36 साल की सर्विस देने के बाद वो रिटायर होने को भी है। तो ये है सुरेखा यादव। और ये वीडियो है अक्टूबर के करंट अफेयर का, जिसमें कंटेंट था सितंबर मंथ का। और मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ लाइक बहुत शॉर्ट कंपाइल किया है इसको। और जैसे कि सब लोग बात करते हैं कि करंट अफेयर के नाम पे कुछ भी डाल देते हैं, और मैंने यहाँ पर बस ओनली स्पोर्ट्स को स्किप किया है। स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, और लाइक स्पोर्ट्स में इवेंट भी इतने रहते हैं कि आप उसको कितना कवर करोगे, कहीं ना कहीं आपसे मिस भी होने वाला है, तो स्पोर्ट्स को मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है। बाकी आपके लिए इतना परफेक्ट है। यहाँ पर मैंने कोई व्यू नहीं बढ़ाने का सोचा है। लोग आते हैं करंट अफेयर की बात करते हैं, या 2-2 या 3-3 या 4-4 घंटे लंबे वीडियोस बनाते हैं। वो बस ओनली व्यूज़ की बात करते हैं। डाटा के नाम पर वो कुछ भी डाटा पटक देते हैं। आप किसी भी कोचिंग की मैगज़ीन उठा के देख सकते हो। आप उनको रिवाइज़ करने के लिए बैठोगे लास्ट में, तो आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा। ये बहुत छोटा-सा कंटेंट है। आप कहीं भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आप लोगों को।
और आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है और ये सारा कुछ वैल्यूएबल कंटेंट है जिस जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।